सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने संथाल के क्षेत्र में ही काम करने के लिए भेजा था और मैं पिछला 2014 का लोकसभा और उस समय का विधानसभा का चुनाव मैं दुमका में रह करके यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में मैंने काम किया है। मैं शिकारीपाड़ा भी आया हूँ और राजेश्वर भी आया हूँ। उस समय मेरा पूरे क्षेत्र का छोटे छोटे स्थानों पर मेरा जाना उस समय हुआ है। परिस्थितियां मैंने देखी है। 2014 का लोकसभा का चुनाव भी हमने बहुत गंभीरता से देखा था और उस अनुभव को लेकर के जब विधानसभा का चुनाव था तब हम सब लोगों ने मिलकर के जो ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा और ये कहा गया कि झारखंड की सत्ता का रास्ता कहीं से निकलता है तो वो संथाल से होकर निकलता है। तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया था कि संथाल से ही होकर के निकलेगा और मुझे अच्छे से ध्यान में है कि यहाँ के उस समय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री को दुमका से चुनाव हारना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी मुझे विमान जी बता रहे थे कि परिस्थितियां बहुत बदल गई है। शिकारीपाड़ा के क्षेत्र में भी और अपने राजेश्वर मंडल में भी और अपने पड़ोसी प्रदेश में भी जो बंगाल है, बंगाल में भी पिछली बार भी कमल बड़ी संख्या में खिला था। तो इस बार तो ऐसा हो रहा है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अभी संजीव जी कह रहे थे कि तूफान आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में तूफान आ रहा है, तो बंगाल में इस बार कमल का फूल ही खिलेगा हर लोकसभा के अंदर। ये तूफान भी बंगाल के अंदर आया है। तो इसलिए आज मैं तो आपके बीच आपके सहयोग करने के लिए कि आपसे एक बार मिलना भी होगा और इन 4 दिनों के अंदर राजेश्वर मंडल के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं और बूथ के अध्यक्ष हैं, 50 हमारे बूथ हैं इस मंडल के अंदर। आपको पता होगा कि पिछली बार के लोकसभा में हम कितने बूथ जीते थे और पिछली बार के विधानसभा में हम कितने बूथ जीते थे। और अब हमारा टारगेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने ये तय किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राजेश्वर मंडल के लोगों ने भी ये सोचा है कि नहीं सोचा है? या मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जोर से बोलिए। 100% बनने चाहिए ना? क्यों बनने चाहिए? कोई पूछ ले आपसे का भाजपा के कार्यकर्ता है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? हैं? बता विकास के लिए। विकास के लिए। मैं जब अभी आ रहा था तो मैं 2014 से पहले का झारखंड और 2014 से पहले का दुमका भी देखा और मैं बाई रोड मोटरसाइकिल से भी मैं बहुत घूमा हूं। लेकिन आज हम जब झारखंड में घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। इतने सुंदर रोड बन करके कल मैं देवघर के अंदर 3-4 दिन पहले जब उतरा तो ऊपर विमान से मैं देख रहा था कि देवघर के अंदर इतना क्या बड़ी हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, बड़ा सुंदर किसी ने टाउन से बनाई है। और मैं जब नीचे उतर के आया तो मैंने लोगों से पूछा कि यार दुमका तो बड़ा बदल गया है, देवघर तो बड़ा बदल गया है। मैंने कहा ऊपर से मुझे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग दिख रही थी। बोले साहब वो हाई राइज बिल्डिंग एम्स खुल गया है अब झारखंड के अपने संथाल के क्षेत्र में। राजेश्वर मंडल के किसी व्यक्ति को अगर जरूरत लगती है, भगवान करे कोई बीमार नहीं हो,
लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बीमारी किसी को हो जाती है कि जिसे दिल्ली एम्स में ले जाना पड़े, दिल्ली एम्स में देखा है कि लोग पड़े रहते हैं, फिर किसी दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से संथाल के क्षेत्र को भी भारत का सबसे अच्छा आयुर्विज्ञान संस्थान अगर किसी को मिला है तो हमारे क्षेत्र को भी देवघर के अंदर मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण से मिला। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही है, सड़क, बिजली, पानी की में सुविधाएं मिल रही है। एक विकास के नए आयाम देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़ा किया 10 वर्षों में। विकास के लिए मोदी जी चाहिए, और कोई बताएगा और काय के लिए मोदी जी चाहिए? देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए चाहिए। इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है, 2014 से पहले यहां बैठे हुए सब कार्यकर्ता हैं। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आपको 4-5 दिनों के अंदर ताकत के साथ जो मैदान में क्यों उतरना है, जो आप उतरे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं और 50 के 50 बूथ जीतने का आपने टारगेट भी लिया होगा। शेष बचा हुआ काम 4 दिनों में पूरा करना है कि 2014 से पहले इस भारत के अंदर कितने बम विस्फोट होते थे? जहां देखो वहां संक्रामक बम विस्फोट हो रहे हैं। मुंबई में तो क्रमशः विस्फोट हुए थे, बनारस के अंदर विस्फोट हो रहे हैं, मंदिरों में हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हो रहे हैं। नक्सलवादी गतिविधियां पूरे झारखंड, मेरे मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था वो भी, बालाघाट जिला है हमारा, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा पड़ोसी राज्य है, रोज कुछ न कुछ होता था। लेकिन आप मुझे बताओ कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के अंदर कई विस्फोट होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? जरा ताकत से बताओ। नेता हमारा मजबूत है। मजबूत नेता होने के कारण देश के अंदर आतंकवादियों को लग गया। अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विस्फोट तो छोड़ दो, कान भी फड़काएंगे तो कान पे ही गोली पड़ेगी, बचेगा नहीं आतंकवादी आज के समय में। सीमा पर हमारी सेनाओं को इतना सक्षम बना दिया है। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो विद्यार्थी परिषद नक्सलवादी के खिलाफ बहुत लड़ती थी। अपने 40 कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश के तो नक्सलवादियों के हाथों शहीद हो गए। केरल के अंदर अपने कई कार्यकर्ता मारे गए, बंगाल के अंदर हमारे कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, पड़ोसी प्रदेश के अंदर। तो मुझे ध्यान में कि उस समय बांग्लादेश बॉर्डर के जो डीजीपी थे, प्रकाश सिंह नाम था उनका, वो एक बार हमें एक सेमिनार में बोले साहब मैं डीजीपी बांग्लादेश बॉर्डर का हूं, लेकिन डीजीपी होने के बाद भी मेरी सेना को बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश के पाकिस्तान के घुसपैठियों पर गोली चलाने का अधिकार नहीं है। हम बंदूक को डंडे की तरह उपयोग करते हैं। लोग बड़ी संख्या में आते और घुसपैठ कर जाते हैं, हम गोली चला नहीं सकते, हमें अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी प्रयास किया कि ये जो बांग्लादेश से आ रहे हैं ये पाकिस्तान में जाए। तो मैं उनको ऐसे बुलाता था, बिठाते थे, खाना खिलाते थे, जाओ पाकिस्तान। और मुझे 3 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश के बॉर्डर के डीजीपी पद से हटा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया कि आपका डीजीपी ये क्या कर रहा है, कि बांग्लादेश से तो हम भारत भेज रहे हैं और ये बांग्लादेश से लेकर हमारे ही भेज रहा है। यानी उन आतंक के पर्याय उन लोगों को हमारी सरकार ये चाहती नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि उन पर गोली चलाई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले तय किया कि सेना को अधिकार संपन्न बनाएंगे,
और प्रधानमंत्री ने अधिकार संपन्न बना दिया और कहा अब आपको दिल्ली से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। अगर बॉर्डर पर कोई घुसता है, बॉर्डर पर कोई कदम रखता है, बॉर्डर की तरफ कोई देखता है, तो आप तैयारी के साथ आपको अधिकार है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। और इसलिए आपने सुना होगा, आपने देखा ही है, आपने जश्न भी मनाया होगा कि पुलवामा के अंदर या कभी भी एक जमाना ऐसा था कि हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलते हुए वीडियो जारी करने का काम बांग्लादेशियों ने किया था। और हमारी सरकार कहती थी कि हम देखेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन मोदी के आने के बाद एक बार जब हमला हुआ, हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया, तो सेना ने केवल जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान में घुस करके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके अगर हमारे 10 मरे थे तो 30 का हिसाब किताब करके हमारी सेना लौट करके आई। ये मोदी जी का, और इन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए मोदी जी चाहिए, भारत की सुरक्षा के लिए मोदी जी चाहिए। तो आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा में रोज देख रहा हूं, आज टीवी आप देखते होंगे, छत्तीसगढ़ में आज 7 नक्सली मारे गए, 22 मारे गए, 18 मारे गए, रोज चल रहा है, रोज नक्सलियों का हिसाब किताब रोज हो रहा है। देश के अंदर न नक्सलवाद चलेगा, न आतंकवाद चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम आतंक का पर्याय सिमी हमारी सरकार बनने के बाद हमने निस्तनाबूद कर दिया, एक नहीं बचा मध्य प्रदेश के अंदर। तो आतंक को समाप्त करने का काम भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद से मुक्त भारत चाहिए, जिसकी शुरुआत मोदी ने की, इसलिए भारत का प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। और कोई बताएगा और क्या के लिए मोदी जी चाहिए? भ्रष्टाचार और घुसपैठिया को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, दोनों ने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 2014 के बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, राजीव गांधी इस देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो श्रीमान शहजादे के पिताजी, वो कहते थे कि हम 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं दिल्ली से, तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं कह रहा है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री का वर्षन है। ये अपने कार्यकर्ताओं को मैं इसलिए इसको याद दिला रहा हूं कि इसकी बात क्यों करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम किया, हर गरीब का जनधन अकाउंट खुलेगा। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 54 करोड़ परिवारों के जनधन अकाउंट खुले। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, ये प्रधानमंत्री ये क्यों अकाउंट खोल रहा है, क्या देने वाला है, ऐसे कितने पैसा दे रहा है। उन्हें नहीं पता था इस प्रधानमंत्री का विजन क्या है। जनधन अकाउंट खोलने के बाद प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित कर दिया कि भारत के अंदर दलाल और बिचौलिए अब नहीं रहेंगे। तो जरा मुझे कामेश्वर मंडल के हम सब किसान भी होंगे, इसमें हमें किसान सम्मान निधि मिलती होगी, मिलती है, मिलती है, कितनी मिलती है? 6,000 प्रधानमंत्री जी की मिलती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो 6,000 मुख्यमंत्री की भी मिलती है, जहां का मैं अध्यक्ष हूं। 12,000 वहां मिलते हैं। हम अपनी लाडली बहनों को वहां 1250 हर महीने देते हैं। तो यहां प्रधानमंत्री जी 6,000 सम्मान निधि मिलती है। तो जरा मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों, उस 6,000 में से 1 पैसा भी कोई दलाल और बिचौलिया आज के समय में खा सकता है क्या? नहीं। एक क्लिक से पैसा क्लिक करता है और सीधे आपके खाते में पैसा
चला जाता है। 6,000 में 5,999 नहीं, 6,000 आपके खाते में जाएंगे। तो मोदी जी ने एक नहीं हर योजना के लिए ये सुनिश्चित कर दिया कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लोगों के खाते में भेज करके हर गरीब को, जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था कि दलाल और बिचौलिया 85 पैसे खा जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अब एक बात मुझे बताना, यह हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है? लेकिन मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से देश के अंदर कोई बड़ा स्कैंडल आया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री पकड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का कोई लगा है क्या? नहीं। हम सब कार्यकर्ता है नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को बहुत लगा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर एक है भ्रष्टाचार का घोटाला। किस बात का भ्रष्टाचार किया था? 100 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला, शराब पिलाने के लिए, और उसमें भी घोटाला। झारखंड का मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर है तो किस कारण से है? जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार के घोटाले के कारण से जेल के अंदर है। कोई व्यक्ति जेल में नहीं है, भ्रष्टाचारी जेल में। हेमंत सोरेन को, वो हेमंत सोरेन है इसलिए जेल के अंदर भेजा है क्या? और किसी को क्यों नहीं भेजा? मुझे क्यों नहीं भेजा? आपको क्यों नहीं भेजा? किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा? देश की संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जब साक्ष्य पाए जाते हैं, और न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय होगा चाहे सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो कानून से काम करता है। आपने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे तो एक व्यक्ति को नहीं, एक भ्रष्टाचारी को जेल में डालने का काम इस देश की उन संस्थाओं ने किया है। लालू यादव जेल के अंदर रहेगी नहीं रहेगी? क्यों रहे? चारा खा रहे, चारा घोटाला। तो इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इन्होंने किसी न किसी रूप में इस देश को लूटने का काम किया है। उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों कि कोई आदिवासी समाज का नेता है इसलिए कोई जेल में डाला जा सकता है क्या? नहीं। वो भ्रष्टाचारी है इसलिए जेल में डाला। और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि इस देश के अंदर ऐसे लोग, मेरी गारंटी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी यहां पर नहीं रहेंगे, वो जेल के अंदर ही रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। जब धारा 370 देश के अंदर हटी और संसद में जब बहस चल रही थी धारा 370 पर, तो ओवैसी सांसद का नाम सुना होगा आपने, ये उनका दल है। तो ओवैसी जी कह रहे थे कि धारा 370 हटी तो भारत टूट जाएगा, कश्मीर में तो आग लग जाएगी। मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? तो जो आपने कहा कि जब सक्षम नेतृत्व आता है तो कैसे परिवर्तन होता है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने, मैं अपने कार्यकर्ताओं को आज रामेश्वर मंडल के अंदर बताना चाहता हूं कि सक्षम ताकतवर नेतृत्व होता है तो परिवर्तन कैसे होता है। अमित शाह जी ने जब वो उत्तर दे रहे थे संसद के अंदर तो उन्होंने कहा कि सुनो ओवैसी जी, अभी आप भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि भारत टूट जाएगा अगर धारा 370 हटी, कश्मीर जल जाएगा। बोले सुनो, न तो भारत टूटेगा और न कश्मीर जलेगा, लेकिन एक बात लिख लो, तुम्हारे जैसे लोग जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनका स्थान संसद में नहीं जेल के अंदर होगा। आपको एक को नहीं छोड़ेगा जो भारत के खिलाफ काम करता है।
ये सक्षम नेतृत्व जब आता है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनता है, घुसपैठ से मुक्ति भारत को मिलती है। तो हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र 500 सालों से हम इंतजार कर रहे थे। कितने साल? 500 सालों से। 500 सालों में लाखों लोगों ने बलिदान किया, लाखों लोगों ने। मैं जब पढ़ता था तब हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोगों ने 1980 के अंदर, 1990 के अंदर, उस दशक में जब आंदोलन चले, कितने लोगों ने अपना बलिदान किया कि हमारे रामलला एक बाबरी ढांचे पर आक्रमण करके, बाबर ने जो आक्रमण इस भारत पर किया था, एक कलंक इस देश से देश की जनता ने तो मिटा दिया था आक्रमण करके, जिसमें चार सरकारें इसी कांग्रेस के नेतृत्व ने, जब बाबरी ढांचा गिरा था, रामलला के उस मंदिर को मुक्ति मिली थी, लोगों ने बलिदान दे करके, तब 4 सरकारें कांग्रेस ने धारा 356 लगाकर बर्खास्त कर दी थी। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी थी, उसमें राजस्थान की भी थी, उसमें दिल्ली की भी थी, उत्तर प्रदेश की भी थी। तो संविधान का मखौल बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी देश के अंदर इंदिरा गांधी ने लगाई, संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करके किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। लेकिन ये क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आ गई, संविधान को खत्म कर दिया। मुझे मेरे भाइयों और बहनों बताओ, मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए, आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने 55-60 वर्ष राज किया। आदिवासी मंत्रालय पशुधन मंत्रालय के साथ काम करता था। आदिवासी मंत्रालय भारत की सरकार में नहीं था, लेकिन आदिवासी मंत्रालय आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए किसी ने भारत के इतिहास में बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। तब आदिवासी मंत्रालय भारत के अंदर बना था, जिसमें जाकर के आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए रणनीति बनाने का काम स्वतंत्र तौर पर किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। और जो आम जीवन से जुड़ी कौन कौन सी बातें जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी फिर चाहिए? हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र है, वो भी ठीक है। और बड़ी छोटी बात लगेगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए मोदी चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र है ही, वो भी एक क्या है, एकदम खुलेआम आम आदमी से जुड़ी क्या बात है? विकसित भारत बनाना है। नहीं, और भाई बहुत सारी चीजें ऐसी जो रोज के दिन में पर प्रतिदिन आप उपयोग करते हैं। 5 किलो अनाज, इनके लिए ताली बजा दो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना के महामारी के संकट में कोई गरीब भारत के अंदर भूखा नहीं सोएगा। कौन सी सरकार थी? हर गरीब को 5 किलो अन्न उस समय से शुरू किया, वो लगातार चला और फिर आगामी 5 वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हर गरीब के घर तक पहुंचेगी, आगामी समय में भी लगातार चलेगी। क्योंकि गरीब भूखा रहेगा तो भूखे भजन न होए गोपाला, तो कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर सुनिश्चित किया। इसके लिए मोदी, उन गरीबों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। और क्या क्या किया? उजाला है और आयुष्मान भारत। आप मुझे बताओ, हम शिकारीपाड़ा के क्षेत्र में रानेश्वर मंडल के अंदर, हम तो सामान्य परिवारों को, मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं। अगर हम में से कोई बीमार हो जाता था 2014 से पहले और डॉक्टर कह दे कि 1 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा, पैसे जमा करो, हम में से कितने लोग हैं जो एकदम पैसे जमा कर देंगे?
अपने आदमी का जीवन बचाने के लिए, बेटे बेटी परिवार के व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए हम साहूकार से उठाएंगे, इनसे उठाएंगे, उनसे उठाएंगे, बात करेंगे, फिर डॉक्टर को कहेंगे हम 2 दिन व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर गरीब आदमी, ईमानदार भी बहुत होता है, स्वाभिमान भी बहुत होता है, वो कहेगा यार पैसा नहीं है, भगवान पर छोड़ो, क्या करें। और पैसे के अभाव के कारण से एक गरीब का जीवन चला जाता था। कभी पूछना चाहिए इंडी गठबंधन के लोगों को, ये जो आते हैं कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग, इनसे पूछना चाहिए आजादी के इतने वर्षों में आपने क्यों विचार नहीं किया था कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता है, उसका जीवन जाता है। लेकिन जब गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री मोदी बना तो मोदी ने कहा कोई गरीब इस भारत के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। आज आप मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों की आजादी के 75 वर्षों में किसने ये दिया कि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार किसी ने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए? उन गरीबों के लिए। फिर मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यहां पर जो हमारे सरपंच होंगे, जिला पंचायत के हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है गांव के अंतिम छोर पर, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम, जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा है कि गरीबी क्या होती है मेरे बेटा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में जब गए, जिनके चित्र पर हम माल्यार्पण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ऐसे ही छोटा सा स्मारक बनाया, उस स्मारक को देख करके प्रधानमंत्री ऐसे खड़े हो गए और देख करके वो खड़े रहते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगता है। पूरा देश का मीडिया देखता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना भावुक क्यों हो गया। देखते हैं कि वो चित्र किसका है। वो चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में जिस झोपड़ी में वो रहते थे, उस झोपड़ी का चित्र। मोदी जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने थोड़ा विचार दिया, जिसके कारण आज मैं दुनिया का इतना बड़ा सशक्त नेता बनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाऊं, और जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, जिसने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को बनाया, तो आज से मैं संकल्प लेता हूं भारत के अंदर कोई गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। हर गरीब को प्रधानमंत्री, करोड़ों करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। इसके लिए मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और मोदी जी ने फिर कहा अपने संकल्प में, आज ये सब में अच्छा लगा मुझे कि पुस्तकें भी यहां पर है। अपने संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है आप जाकर के गारंटी ले लो रानेश्वर मंडल के 50 बूथों पर कि आपको आवास मिला है कि नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं मिला तो गारंटी लो, आप ले लो गारंटी मोदी जी की ओर से। उन्होंने कहा है कि आगामी आने वाले समय में 3 करोड़ परिवारों को और प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी देगी। 70 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 70 साल हो गई, वो किस जाति के, किस धर्म के, हम ये नहीं देखते कि ये मुस्लिम है और हमें वोट नहीं देगा। उनमें भी 70 साल का कोई है तो उससे भी लाभ मिलेगा, उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उनको भी उज्ज्वला योजना मिल रही है, उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। और उनकी बहन तो आज एक मुस्लिम भाई मुझे कह रहे थे धीरे से कि भाई साहब हकीकत तो ये है कि हमारी महिलाएं जब अंदर वोट डालने जाती हैं तो ट्रिपल तलाक समाप्त करने के कारण से मोदी जी ने, वो मोदी जी की इतनी बहनें के जाती हैं अंदर से चुपचाप वोट मोदी को देती हैं और बाहर कहती है नहीं 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 हमने मोदी को नहीं दिया। ये हालात है देश। तो मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो इनकम टैक्स भरते नहीं भरते, उनका बीपीएल कार्ड है नहीं, केवल उम्र 70 साल की है, तो पूरे देश के अंदर आप गारंटी ले लो, जहां भी आप जा रहे हो बूथों पर, घर घर के अंदर 70 साल के ऊपर का कोई, 70 साल से ऊपर का कोई अगर व्यक्ति है, 70 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको गारंटी दे दो, आगामी जैसे ही सरकार बनेगी उन्हें भी 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। इसके लिए मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए।
तो देश की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, भारत के मान और सम्मान के। आप मुझे बताओ, पूरे देश के दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और मोदी का सम्मान होता है तो हमें आनंद आता है कि नहीं आता है? और जब जो मैंने कहा कि 500 सालों के इतिहास में जो इंतजार हम कर रहे थे, जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कांग्रेसी कहते थे कि भाजपा के लोग नारा लगाएंगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो मोदी जी ने कहा कि हमने शिलान्यास भी कर दिया है और मंदिर का भव्य निर्माण भी हो गया है, 22 जनवरी की तारीख भी आ गई है, आप भी आइए और राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में आप भी सम्मिलित होइए। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए कि वो वोट नहीं कट जाए, कांग्रेस के नेताओं से लेकर के सारे इंडी गठबंधन के जो इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। जरा मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, भगवान राम हम सबके आराध्य है कि नहीं है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमने जश्न मनाया कि नहीं मनाया? नागेश्वर मंडल में मनाया होगा, दीपक घर घर जलाए होंगे, आपने तो जलाए ही, जिन्होंने इस देश पर राज किया अंग्रेजों ने। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के अंदर उस दिन छुट्टी घोषित की, अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, यहां भी छुट्टी घोषित की जाती है। अमेरिका के अंदर बन रहा था, आपके किसी के पेट में दर्द हुआ था क्या कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हुआ था क्या? लेकिन यहाँ अपने देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। वो लोग कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, ममता दीदी, इन सबके पेट में दर्द हुआ। तो मेरे भाइयों ने मुझे बताओ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है कि नहीं किया है? या ताकत से बताओ, किया कि नहीं किया है? तो राम का अपमान और हमारा अपमान है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों को क्या इस भारत भूमि पर टिकने देने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसका जवाब अगर ढंग से दिया जा सकता है ऐसी ताकतों को समाप्त करके, तो इनको ऐसे करके जवाब नहीं दिया जा सकता है। इन्हें अगर समाप्त करना, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो नक्सलवाद आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतें हैं, जो गरीबों को लूटने वाली ताकतें हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाली ताकतें हैं, जो रामलला का अपमान करने वाली ताकतें हैं, इनको अगर इस भारत से जल मूल से नष्ट करना है तो चुनावी दौर में कमल का बटन की जो एक ताकत है, इससे इस देश से इन्हें उखाड़ करके फेंकना, यही एक आधार था। तो इसके लिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैंने इतनी पृष्ठभूमि आपको इसलिए रखी है कि मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने के लिए। तो ये केवल बातों से नहीं होगा, इसके लिए आज तारीख कितनी हो गई? तो आज का दिन जो बचा है वो 27, 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख को वोट है। 5 दिन है। 5 दिन के अंदर आप सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बैठ जाओ। कोई प्रधानमंत्री की रैली हो तो जरूर आना, बाकी किसी रैली में मत जाओ, कहीं मत जाओ। जैसे मैं आज आया तो आपका समय आज 3-4 घंटे खराब हुआ, लेकिन चूंकि मुझे आना था आपसे बात भी करने की, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप सब अपने अपने बूथों पर बैठ जाओ और अपने बूथ को जीतने की रणनीति बनाओ। यहां बैठ करके बना सकते हो,
लेकिन यहाँ बैठ करके बनाने से काम नहीं चलेगा। आप बूथ पर जाओ, बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के लोगों को लेकर के बैठो। तो पिछली बार अपने को किनका वोट नहीं मिला, कौन सा मोहल्ले का नहीं मिला, कौन सा घर का नहीं मिला, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि जेएमएम का घर है, ये कांग्रेस का घर, ऐसा कुछ नहीं है। आज भारत के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन है, हर आदमी चाहता है कि मैं मोदी जी के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करूं, चाहे वो अंदर से करे या बाहर से करे। और मैंने मुस्लिम समुदाय का ही बताया है, ईमानदारी से आपको कोई मित्र होगा, परिचित होगा, बगल में रहता होगा, मोहल्ले में रहता, कह क्या ईमानदारी से बता, तुम्हारे जीवन में बदलाव कब आया। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, वो ईमानदारी से कहता है कि हमारे जीवन में बदलाव तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही आया है। हम सुरक्षित हैं तो मोदी के नेतृत्व में, तो वो भी कहते हैं। तो आपके मोहल्ले में, आपके बूथ पर जो भी खड़े, सबसे मिलकर के कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं से लाभान्वित घर के अंदर 2-3 कोई न कोई मिलेगा ही। उज्ज्वला योजना भी होगी, प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, आयुष्मान भारत होगा, 5 किलो गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ लेने वाला हितग्राही होगा। किसी न किसी रूप में लाभान्वित व्यक्ति घर के अंदर बैठा ही होगा। आपने उसे जाकर के मिलना, घर घर संपर्क करना। पर्ची बट रही है, बट रही है, आ गई ना, घर घर जा रही है। तो ये पर्ची भी बड़ा अभियान है। अपने बूथों पर तय करिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं अपने बूथ पर जाऊंगा। और विमान जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, महामंत्री जी, सबको एक ही काम, 5 दिन जितने बचे हैं, अपने बूथ के जीतने के चाणक्य कौन है। क्या होता है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं और परिणाम आकर के जब इतिहास बन जाता है, जैसे मैं यहां था और हेमंत सोरेन चुनाव हार गया था और भाजपा की सरकार बनी थी, प्रमुख सत्ता है, और रणनीतिकार बीडी शर्मा जी आए थे मध्य प्रदेश से, उनकी कुशल रणनीति के कारण से चुनाव जीत गए। अमित शाह जी ने मुझे कहा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी ने कहा एक बैठक में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पिछली इस चुनाव में बड़ा संकट था कि हार रहे, बड़ी भयानक चर्चा थी, आप लोग भी सुनते हो। लेकिन हम लोग 3 साल से लगातार बूथ पर काम कर रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश के हर बूथ को डिजिटल बूथ बनाया, पूरी बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड है। 41 लाख कार्यकर्ता मोबाइल पर 1 सेकंड के अंदर रानेश्वर मंडल के इस बूथ का अध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, बीएलए कौन है, अगर मैं इस पर दबाऊंगा तो 1 मिनट के अंदर सारा आ जाएगा। 64,523 बूथों को हमने डिजिटल बनाया और हर बूथ पर हमने 10% वोट बढ़ाने की रणनीति बनाई थी। कितने बूथ हारे, उन बूथों के इंचार्ज बनाए थे और काम कर रहे थे। हम कहते थे कि साला हमारा कार्यकर्ता ना ताकतवर, ये कैसे कह रहे। फिर अमित शाह जी घूमे पूरे मध्य प्रदेश, और घूमने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कह सकता हूँ, तो मध्य प्रदेश के संगठन ने इतना काम किया है कि चुनाव मात्र जीतेंगे नहीं, प्रचंड बहुमत की जीत होगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश को मिला। और ये जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो बूथ है, इस बूथ पर अमित शाह जी ने कहा कि ये वोट किसने डाले और किसने डलवाए। अमित शाह वोट डालने गया था क्या? अमित शाह तो मंडल तक भी नहीं पहुंच सकते, जिले तक भी नहीं पहुंच सकते। ये मेरे कहने पर काम कौन कर रहा है? बूथ का कार्यकर्ता कर रहा है। तो मुझे लोग कहते हैं, मीडिया के लोगों से कहा कि आप लोग मुझे कहते हो मैं भारत की राजनीति का चाणक्य हूं, लेकिन भैया असली चाणक्य तो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो अपने बूथ को जीतने की रणनीति बनाता है। तब हम चुनाव जीतते हैं। तो चाणक्य मैं हुआ कि बूथ का कार्यकर्ता हुआ? तो चाणक्य कोई है भारतीय जनता पार्टी का, तो बूथ का कार्यकर्ता आप लोग जो बैठे हैं, ये अपने बूथ के चाणक्य हैं। मेरा बूथ कैसे जीते, ये रणनीतिक तैयारी आपको 4-5 दिनों के अंदर करना। साम दाम दंड भेद राजनीति में सब चलता है।
जीतना ही राजनीति का आधार है बस। जो जीता वो सिकंदर, और सिकंदर क्यों कहो, जो जीता वो शिवाजी। सिकंदर का नाम क्यों, शिवाजी ने तो इतिहास बनाया था इसके अंदर। तो जो जीता वो शिवाजी है, तो हम अगर बूथ जीत गए तो हमें अच्छा लगेगा। तो अपना बूथ कैसे जीतना, ये रणनीतिक तैयारी वोटर लिस्ट लेकर के आज से आप अपने बूथों पर शुरू कर दीजिए। और अपने बूथ पर 1 तारीख को इतने जो कार्यकर्ता बैठे हैं, सुबह 5 बजे उठकर या एक दूसरे को उठाकर, हमने तो व्यवस्था बनाई थी, हमने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक सारे कार्यकर्ता उठ जाएंगे सुबह। और हमने सबने फोन किया, मैंने भी 10 लोगों को फोन किया था, फिर इनने 10 को किया, फिर उनने 10 को किया, ऐसे पूरी चेन बन गई। और मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों के कार्यकर्ता 6 बजे तक उठ करके तैयार होकर के पूजा करके, हमने कहा था कि सबसे पहले अपने घर के सारे बूथ, दादा दादी भाई बहन सबके 10 साढ़े 10 बजे तक अपने घर के वोट और पड़ोसी के वोट, इधर के और इधर के, और अपने जो परिचित है उनको 15-24 वोट डालो। 12 बजे तक सारे वोट अपने कार्यकर्ताओं के डालकर फिर वोटर लिस्ट पकड़ो, अपने एजेंट से पोलिंग बूथ पर भैया कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, जरा जो छूटा है निकालो लेके आओ, ये उनके छूटे हैं, ये इनके छूटे, बूथ पर आप कर सकते हो। अभी आप बूथ पर जब जाओगे और तैयारी करोगे तो वोटर को लाने के लिए क्या व्यवस्था करना है, पोलिंग बूथ पर पीने के पानी की व्यवस्था करना है। पोलिंग बूथ पर जैसे ही आप सुबह जाएंगे और आपने सभी कार्यकर्ता जल्दी वोट डालेंगे तो भीड़ होगी, तो वोट परसेंटेज ऐसा होगा 4-5% लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि यार माहौल तो बीजेपी का ही है। तो जो न्यूट्रल वोटर होता है उसको लगता है कि माहौल तो बीजेपी क्या है, तो अंदर जाते जाते जो कहीं और डाल रहा होता है वो बीजेपी में जाता है। ऐसे भी लोग वोट बदलते हैं, समाज है ना। तो मेरा अनुरोध है कि 50 के 50 वोट आप प्रयोग करिए। यहाँ से जाने के बाद महिलाएं बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, हमारे नौजवानों को काम पर लगाइए, नए वोटर्स को 18-19 साल के तुम जरा वोटर को निकालने का काम करो। तो ये काम ही चुनाव जिता सकता है, बातें चुनाव नहीं जिता सकता, भाषण से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव बूथ पर मतदान तक वोटर को पहुंचाना और अपने पक्ष में वोट डलाने के लिए प्रयास करना, ये काम कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैं एकदम बॉर्डर पर आया हूं, यहाँ से बंगाल शुरू हो जाता है, और रामेश्वर मंडल की जीत ये केवल आपकी जीत नहीं होगी, ये बंगाल में भी संकेत देगी कि बगल में भी ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बात के लिए भी जरूरत है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को जीतने के लिए पिछले चुनावों से 10% वोट ज्यादा कैसे मिलेगा, ये रणनीतिक तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। किसे तोड़ना है, किसे फोड़ना है, तो किसे ठीक करना है। घर घर में झंडा लगाया नहीं लगाया सबने, अपने घर के सामने झंडा लगाया नहीं लगाया। मुझे अच्छा लगा कि नारा था, झंडे मुझे खूब दिख रहे थे, और नहीं लगाओ तो घर में झंडा लगा लो। और इन 5 दिनों में निकल जाओ और जुट करके अपने बूथ को जीतने की रणनीति बनाओ। चुनाव जीतने के बाद मैं एक बार बात करूंगा कि हमारे 50 में से कितने बूथ जीते, तो बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब 50 के 50 बूथ जीतने का संकल्प लेते कि नहीं लेते? ताकत से बताओ, लेते कि नहीं लेते? 50 के 50 बूथ जीतेंगे या ताकत से बताओ जीतेंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई बहन सीता सोरेन को इस बार रामेश्वर मंडल से हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? तो खड़े होकर के जरा खड़े हो जाइए सब लोग, और खड़े होकर के मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए। हाँ, ऊपर ये ध्यान रखना, हमारा हाथ ना लगा जाए। मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए कि हर बूथ पर हम कमल खिलाएंगे, और बहन सीता सोरेन को कमल का बटन दबाकर इस बार हमारे दुमका लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। बोलिए तैयार है? बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।